हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है 60 नंबर, जिसमें टॉपिक है हमारा एक दिष्ट फलन, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में मोनोटोनिक फंक्शन। ये जो टॉपिक है वो कैलकुलस का ही पार्ट है, जिसमें हम एक दिष्ट फलन के टाइप पढ़ेंगे, जैसे निरंतर वर्धमान फलन, निरंतर ह्रासमान फलन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस क्लास में। जो भी कैंडिडेट आरपीएससी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एस्टेट और एमपीटेट, टीजीटी, पीजीटी मैथ एग्ज़ाम पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी मैथ एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं एक दिष्ट फलन के पहला टाइप है निरंतर वर्धमान फलन। निरंतर वर्धमान यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी लगातार क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, उसे बोलते हैं निरंतर वर्धमान फलन। अब देखो, निरंतर वर्धमान फलन होने की कंडीशन क्या होती है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं हम, किस प्रकार से निरंतर फलन को हम ग्राफ से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक मान लीजिए ये हमारा हो गया प्लेन एक्स और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक वक्र है, जैसे ये हो गया वक्र जो निरंतर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, y इक्वल एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एक बिंदु है, जिसे ये मान लीजिए उसकी स्पर्श रेखा हो गई, ये हो गई स्पर्श रेखा। यहाँ पे ये जो बिंदु है ये मान लीजिए आपका है x2 बिंदु, और ये बिंदु मान लीजिए x1 बिंदु। इस टाइप से दो बिंदु ले लिए हमने, और ये फंक्शन हो गया, फंक्शन y इक्वल क्या हो गया एफ x1, और ये फंक्शन क्या हो गया y इक्वल एफ x2। इस टाइप से दो फंक्शन हो गए। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन होगी, दो कंडीशन हो गई। कंडीशन फर्स्ट क्या होती है, कंडीशन फर्स्ट है कि जब x1 लेस देन हो x2 से हो, तो जो फंक्शन होगा वो भी लेस देन होगा x2 से। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ग्रेटर देन हो, यानी x1 का मान, जब x1 का मान हो वो x2 से क्या हो, बड़ा हो, तो फंक्शन का मान भी क्या होगा, बड़ा होगा, यानी एफ x1 ग्रेटर देन एफ x2। इस टाइप से। अब देखो, यहाँ पे निरंतर हमें अगर फंक्शन को चेक करना है कि ये निरंतर वर्धमान है या नहीं है, तो निरंतर वर्धमान के लिए सबसे पहले हम उसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, जो भी हमारा फंक्शन दिया हुआ है। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो क्या होगा, हमारा निरंतर वर्धमान फलन होगा। अगर एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो क्या होगा, हमारा निरंतर वर्धमान फलन होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट टाइप है निरंतर ह्रासमान फलन। अब देखो, निरंतर ह्रासमान फलन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग का मतलब जो वक्र डिक्रीज हो रहा हो, यानी लगातार क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो। उसमें हमने देखा कि लगातार इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें जो ग्राफ बनेगा, जैसे इस टाइप से लगातार कोई वक्र है वो क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, यानी y इक्वल एफ ऑफ एक्स, y इक्वल एफ ऑफ एक्स। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई एक्सिस। ऐसे ही यहाँ पे भी एक स्पर्श रेखा बनेगी, इस टाइप से एक स्पर्श रेखा हो गई। जैसे ये बिंदु तो हो गया आपका एफ x1,
और दूसरा जो बिंदु x2 हो गया, और जो दूसरा बिंदु है मान लीजिए वो हो गया आपका f x1 और दूसरा बिंदु x2। तो इस प्रकार से अगर ढाल क्या बनेगी, m इक्वल dy/dx इक्वल क्या होगा, tan थीटा। थीटा लेस देन 0 होगा क्योंकि ये लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसमें tan थीटा ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पे भी दो केस बनेंगे। देखो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, जब x1 लेस देन x2 हो तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन ऑफ f x2। कंडीशन सेकंड क्या है, यानी फंक्शन का मान वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखो x1 लेस देन x2 था, तो जो लगातार क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, उसमें फंक्शन का मान भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर यहाँ पे पॉइंट्स के मान लगातार डिक्रीज हो रहे हो तो फंक्शन लगातार क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी उल्टा होगा। दूसरा है जब x1 ग्रेटर देन क्या हो, x2 हो, तो जो फंक्शन का मान है वो भी उल्टा हो जाएगा, x1 लेस देन क्या हो जाएगा, x। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, फंक्शन का मान हो जाएगा। निरंतर ह्रास मान की कंडीशन क्या होगी कि जो निरंतर ह्रास मान के लिए जो फंक्शन का अवकलन करेंगे, यानी dy/dx इक्वल f डेस x लेस देन क्या होगा, 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो निरंतर क्या है, वर्धमान है, और अगर लेस देन 0 है तो निरंतर ह्रासमान है। अब देखो यहाँ पे कुछ वक्र है, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो देखो जैसे इस प्रकार से कोई फंक्शन है, अगर इस प्रकार से आपका ग्राफ बन रहा है, इस प्रकार से कोई ग्राफ बन रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि इसका मान लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी यहाँ पे dy/dx लेस देन 0। अगर इसका अवकलन करें दोबारा d²y/dx² ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कर्व होगा वो क्या हो जाएगा, अप टू डाउन। दूसरा है यहाँ पे इस प्रकार से कोई वक्र हो, जैसे इस प्रकार से कोई वक्र हो इस प्रकार से, तो वहाँ पे देखो क्या मान हो जाएगा, वहाँ पे dy/dx का मान क्या हो जाएगा, लेस देन 0, और d²y/dx² लेस देन क्या हो जाएगा, 0, यानी कोण कर्व क्या होगा, डाउन होगा। ऐसे ही इस प्रकार से कोई ग्राफ हो, जैसे एक स्ट्रेट लाइन हो, तो dy/dx का मान यहाँ पे लेस देन 0 है, तो जाहिर सी बात है d²y/dx² का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से हम ग्राफ से भी देखकर बता सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि लगातार ग्राफ है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ये निरंतर डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और अगर इस टाइप से भी हो रहा है तो इससे भी पता चल सकता है, उस स्ट्रेट लाइन से हो तो हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो हमने देखा निरंतर वर्धमान फलन और निरंतर ह्रासमान फलन। अब इनसे क्वेश्चन किस टाइप से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, उसके बारे में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये है टीजीटी मैथ एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। f(x) इक्वल x³ - 3x² - 9x + 20 के लिए वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसके फलन है निरंतर वर्धमान भी हो और निरंतर ह्रासमान भी हो। यानी पहले हमें निरंतर वर्धमान के लिए निकालना होगा और फिर निरंतर ह्रासमान के लिए निकालना होगा। तो देखो इस प्रकार से अगर मान है हमारे पास, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सॉल्यूशन करने से पहले एक बार उसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन। तो इसका कर देते हैं, ये हो जाएगा 3x² - 6x - 9। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² - 2x - 3।
इसका क्या कर सकते हैं हम, गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। तो यहाँ से देखो मान आ जाएगा 3, एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, एक हो जाएगा एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे देखो एफ डेज एक्स का मान हमारे पास क्या आ गया 3, एक आ गया एक्स माइनस 3 और एक आ गया एक्स प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ गया, एफ डेज एक्स का मान आ गया। क्योंकि देखो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, अंतराल पूछा है, तो हमें यहाँ पे गुणनखंड के रूप में लाना तो लाजमी है। फर्स्ट देखते हैं निरंतर वर्धमान के लिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा निरंतर वर्धमान के लिए। निरंतर वर्धमान के लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि जो अवकलन करते हैं उसका मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एफ डेस एक्स का मान ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखो ये मान रख देंगे, यानी 3 एक्स माइनस 3 और एक होगा एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। जीरो। अब देखो यहाँ पे 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से देखो हमारे 2 मान आएंगे, एक तो मान क्या आएगा, एक्स होगा वो लेस देन -1 होगा, एक तो ये आएगा, या दूसरा क्या आएगा, एक्स होगा वो ग्रेटर देन 3 होगा। तो यहाँ से देखो मान क्या आएगा, अगर हम इसे पॉइंट्स में करें, अगर पॉइंट में एक रेखा पर पॉइंट डिनोट करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो गया, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, तो ये प्लस ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। अब हमें तो देखो प्लस वाला पॉइंट लेके चलना है, तो प्लस वाला पॉइंट लेकर चलेंगे तो यहाँ पे एक्स बिलोंग किससे करेगा, देखो प्लस वाला पॉइंट क्या है, एक तो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। अब इक्वल यहाँ पे चिन्ह है नहीं तो हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल में लिखेंगे यूनियन, यहाँ से क्या कहाँ तक हो जाएगा, 3 से लेकर अनंत तक। इस प्रकार से हमारा क्या जाएगा, मान आ जाएगा। सेकंड पॉइंट है निरंतर ह्रासमान के लिए, यानी अक्ष का अंतराल अगर निरंतर वर्धमान हो तो ये आएगा, अगर ह्रासमान हो, निरंतर ह्रासमान के लिए, निरंतर ह्रासमान के लिए एफ डेज एक्स का मान क्या होता है, लेस देन 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 एक्स माइनस 3 और एक हो जाएगा एक्स प्लस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से मान कितना आएगा, देखो ये होगा -1 लेस देन एक्स लेस देन 3। ये हो जाएगा हमारा अक्ष का अंतराल जब फंक्शन क्या हो, निरंतर ह्रासमान हो। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो लास्ट ईयर पूछा भी जा चुका है। फंक्शन दे रखा है हमें साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4x निरंतर वर्धमान हो, यानी यहाँ पे हमें पहले ही दे दिया है कि ये निरंतर वर्धमान है। अब निरंतर वर्धमान की कंडीशन क्या होती है कि वो लगातार यानी स्ट्रिक्टली क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा, एफ डेस निकालना होगा। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स का मान कितना दे रखा है हमें, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। अवकलन करेंगे इसका एफ डेश एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स कोस एक्स प्लस 4 कोस क्यूब एक्स और माइनस में क्या हो जाएगा साइन एक्स, क्योंकि कोस का अवकलन क्या होता है माइनस से साइन एक्स। इसे थोड़ा और सरल कर लेंगे एफ डेश एक्स, यहाँ से हम 4 साइन एक्स और कोस एक्स क्या ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे देखो क्या मान आएगा, यहाँ पे मान आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा, देखो अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले, माइनस चिन्ह कॉमन ले तो क्या मान आएगा, देखो यहाँ पे माइनस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 को बाहर लेकर 2 साइन एक्स और कोस एक्स, माइनस चिन्ह बाहर लिया तो ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
अब देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं, -2 तो ऐसा कर रहा है, ये किसका फॉर्मूला होता है sin 2x का, तो ये हो गया sin 2x, और ये किसका होता है cos 2x का, तो ये हो गया cos 2x। यहाँ पे देखो एफ डेस एक्स, यानी यहाँ पे साइन ए और कोस बी का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, होगा -sin 4x। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है 2 sin ए कोस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एफ डेस एक्स का मान क्या गया हमारे पास, -sin 4x। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि ये निरंतर वर्धमान है। क्या है, निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान का मतलब है निरंतर वर्धमान का मतलब है कि निरंतर वर्धमान के लिए, निरंतर वर्धमान के लिए क्या होता है कि एफ डेस एक्स का मान क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे -sin 4x का मान क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अगर हम यहाँ से साइन माइनस को हटाएं तो लेस देन हो जाएगा, यानी sin 4x लेस देन 0। देखो यहाँ पे जो sin x का मान है वो क्या क्या आ सकते हैं, देखो sin x के जो मान आएंगे वो आएंगे हमारा, एक तो 0 आएगा, क्योंकि अगर x का मान कुछ भी रखें तो मान 0 ही आएगा। एक होगा π/2, एक होगा 3π/2 और एक होगा हमारा 2π। अब हमें तो यहाँ पे 4 के लिए निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा sin 4x। तो ये 4 का भाग देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा π/8 और ये हो जाएगा 3π/8 और ये हो जाएगा π/4। अब देखो यहाँ पे जो साइन का ग्राफ बनाते हैं हम, साइन का ग्राफ किस प्रकार से बनाते हैं, यहाँ पे हमें अंतराल बताना है। तो देखो यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं, वो किस प्रकार से बनाते हैं साइन का, इस प्रकार से साइन का ग्राफ बनता है हमारा, इस प्रकार से साइन का ग्राफ हम बनाते हैं। ये हो गया 0, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया π/8 पे, और ये हो गया π/4, ये हो गया यहाँ पे 3π/8, ये हो गया π/2 और ये हो गया 5π/8, ये हो गया 3π/4। इस प्रकार से हमारे लगातार क्या आएंगे, मान आएंगे। अब मैंने क्या बताया था, हमें तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला फंक्शन लेना है। ये तो पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव पॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो मान आएगा वो नेगेटिव होगा और यहाँ पे जो मान आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखो हम बता सकते हैं कि π/4 से लेकर अगर हम यहाँ से काउंट करें तो यहाँ पे जो मान हो रहा है वो लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखो 5π/8 पे तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग नहीं, हमें इंक्रीजिंग वाला फलन लेना है। तो इंक्रीजिंग वाला कौन कौन सा होगा, यानी π/4 से लेकर अगर हम देखें तो 3π/8 तक हमारा जो मान आएगा वो क्या होगा, लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान फलन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवर्धमान फलन, यानी मोनोटोनिक फंक्शन का हमारा थर्ड टाइप है अवर्धमान फलन, यानी नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब ह्रासमान फलन बोल सकते हैं, इसे डिक्रीजिंग फलन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो डिक्रीज होगा, लगातार ग्राफ है वो डिक्रीज होगा, यानी अगर x1 लेस देन x2 लेस देन
अक्ष 3 लेस देन अक्ष 4 इस प्रकार से हो, तो जो फंक्शन का मान है वो होगा f अक्ष 1 ग्रेटर देन होगा f अक्ष 2 से, और इक्वल किसके होगा f अक्ष 3 ग्रेटर देन होगा f अक्ष 4 से। अवर्धमान अगर कोई फलन अवर्धमान फलन है, यदि कोई फलन अवर्धमान फलन है तो उसके लिए कंडीशन होगी कि अगर उस फंक्शन का हम एक बार अवकलन करें तो उसका मान लेस देन इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये हमारी क्या हो गई, अवर्धमान फलन के लिए कंडीशन हो गई। हमने देखा था, देखो निरंतर वर्धमान के लिए क्या कंडीशन थी, निरंतर वर्धमान के लिए कंडीशन थी कि एफ डेज अक्ष का मान ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन ग्रेटर देन हमें देखना है अवर्धमान इसके अपोजिट होगा, तो एफ डेज अक्ष का मान क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल 0। फोर्थ टाइप है अहासमान फलन नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का भी ये मतलब होगा कि नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है अक्ष 1 लेस देन अक्ष 2 लेस देन अक्ष 3 लेस देन अक्ष 4 हो तो एफ ऑफ अक्ष लेस देन एफ ऑफ अक्ष 2 इक्वल होगा एफ ऑफ अक्ष 3 लेस देन एफ ऑफ अक्ष 4। अहासमान फलन के लिए अहासमान फलन के लिए जो इसके लिए इसका अवकलन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एफ डेस एक्स वो होगा ग्रेटर देन इक्वल 0। ये किसके लिए होगा, अहासमान फलन के लिए। और हासमान फलन के लिए क्या कंडीशन थी कि एफ डेस एक्स का मान क्या हो, लेस देन 0। ये सारी बातें आप याद रखिएगा ताकि आप इन्हें ये जो फंक्शन है इनको पहचानने में कोई भी मिस्टेक ना हो। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आपको इनकी कंडीशन अगर याद है सभी की अच्छे से, तो आप इनको क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चन को फटाफट सरल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हासमान एवं वर्धमान फलनों के गुणधर्म। हमारे पास जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। देखो यदि एफ एक्स निरंतर वर्धमान, एक तो क्या हो निरंतर वर्धमान हो या फिर क्या हो निरंतर हासमान हो। निरंतर हासमान फलन हो तो एफ इनवर्स अक्ष विद्यमान होगा। जो फलन, अगर कोई भी फलन है वो अगर लगातार डिक्रीजिंग हो रहा है और लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, तो उसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, विद्यमान होगा। और जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, अगर निरंतर वर्धमान है तो निरंतर वर्धमान होगा, और अगर निरंतर हासमान है तो निरंतर हासमान होगा। कहने का मतलब है कि कोई फंक्शन अगर हासमान और वर्धमान है तो उसका इन्वर्स फंक्शन भी हासमान और वर्धमान होगा। सेकंड पॉइंट है हमारा, यदि एफ ऑफ एक्स व जी ऑफ एक्स दो फलन इस प्रकार हैं कि इसका संयुक्त फंक्शन अगर हम निकालें एफ ऑफ जी, ये हमने जब फंक्शन वाली क्लास पढ़ी थी शुरुआत में तो उसमें पढ़ा था कि एक संयुक्त फलन के लिए किस प्रकार से हम इंक्रीज करें। तो ये दो जो संयुक्त फंक्शन है वो क्या होंगे, विद्यमान होंगे। विद्यमान हो तो निरंतर वर्धमान, और वो भी क्या होंगे, निरंतर वर्धमान व
निरंतर हासमान होंगे। क्वेश्चन है हमारा a लेस देन 0 तथा f(x) एक फंक्शन दे रखा है और दे रखा है कि ये एक दिष्ट हासमान फलन हो तो अक्ष का अंतराल बताइए। यानी अक्ष का हमें क्या बताना है, अंतराल बताना है, यानी किस इंटरवल में वो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमें f डैश x निकालना होगा। तो f(x) इक्वल e⁻ax प्लस e⁻−ax। तो f डैश x क्या हो जाएगा हमारा, e⁻ax का अवकलन क्या होता है, e⁻ax यानी a e⁻ax माइनस a e⁻−ax, ये क्या होगा इसका अवकलन f डैश x। a कॉमन ले लिया, यहाँ पे a कॉमन लेने पर मान क्या है e⁻ax माइनस e⁻ax। अब देखो हमें क्या कह रखा है कि जो फंक्शन हमें दे रखा है वो एक दिष्ट हासमान है। एक दिष्ट हासमान के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने, एक दिष्ट हासमान के लिए कंडीशन बताई थी कि जो f डैश x का जो मान है, f डैश x का मान है वो लेस देन क्या होगा, 0 होगा। अब देखो हमें यहाँ पे दे रखा है कि a भी क्या है, लेस देन 0। a लेस देन 0 का मतलब है कि a का जो मान है वो 0 से क्या है, कम है। 0 से कम का मतलब है कि a यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। अब a नेगेटिव है तो यहाँ पे देखो a यहाँ पे मान रखेंगे e⁻ax माइनस ax लेस देन 0। अब ये देखो हमें पहले से दे रखा है, यानी a का मान क्या है, यहाँ पे a का जो मान है वो है नेगेटिव। अब नेगेटिव हो तो देखो यहाँ पे लेस देन है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है और ग्रेटर देन है वो लेस देन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से मान क्या आएगा हमारा e⁻ax माइनस ax ग्रेटर देन 0। इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं, a को उधर लेके जाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से देखो हम क्या कर सकते, e⁻ax माइनस इसे 1 में लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0। अगर हम यहाँ पे लघुत्तम लें तो e⁻ax लघुत्तम आने पर ये मान क्या आ जाएगा, e⁻2ax माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब हम जानते हैं कि e⁻ax है उसका मान हमेशा क्या होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा तो ऊपर वाला जो मान है e⁻2ax, क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो e⁻2ax ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 1 को क्या लिख सकते हैं हम, e⁻0 का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो ये मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ उसको। तो ये क्या हो जाएगा, e⁻2ax ग्रेटर देन e⁻0। आधार सेम है तो घातें भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी यहाँ से 2ax का मान कितना आ जाएगा, 0। अब देखो यहाँ से 2a तो इधर लेके आएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान कितना आ जाएगा हमारा, लेस देन 0। x का मान क्या आ जाएगा, लेस देन 0। यानी इसका कहने का मतलब है अगर अंतराल में हम इसे डिफाइन करें तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -0 से लेकर कहाँ तक, इसके बीच में क्या होगा, x का मान होगा। -अनंत से लेकर 0 के बीच में कोई भी पॉइंट है वो x का मान हो सकता है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या कहा है कि x लेस देन 0 है। तो वो 0 लेस देन कहाँ पर भी स्थित हो सकता है, -0। हमें अंतराल ज्ञात करना था x का, तो अंतराल का मान क्या आएगा, -अनंत से लेकर 0 तक, और ओपन इंटरवल में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि f(x) इक्वल, क्या दे रखा है, यदि f(x) इक्वल k(x³ माइनस 9x² प्लस 9x प्लस 3 प्रत्येक अंतराल में एक दिष्ट वर्धमान हो तो k का मान बताना है। यानी यहाँ पे हमें किसका मान बताना है, k का मान बताना है। तो सबसे पहले तो हमें फंक्शन दे रखा है एक दिष्ट वर्धमान। जो हमें फंक्शन दे रखा है वो क्या है, एक दिष्ट वर्धमान है। एक दिष्ट वर्धमान है तो यहाँ पे f डैश x का मान क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0।
वहाँ पे लेस देन 0 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो एफ डे एक्स सबसे पहले निकालेंगे, ये हो जाएगा 3k² माइनस 18x प्लस 9। एक दिष्ट वर्धमान के लिए क्या कंडीशन होती है, एक दिष्ट वर्धमान के लिए, एक दिष्ट वर्धमान के लिए कंडीशन होती है एफ डे एक्स का मान क्या होता है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ये मान 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 ग्रेटर देन 0। यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा kx² माइनस ये हो जाएगा 6x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि प्रत्येक अंतराल में एक दिष्ट वर्धमान होगा, यानी हमें यहाँ बताना है जो अक्स के सभी मान के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 0 से अगर बड़ा है तो तभी वो एक दिष्ट वर्धमान होगा। और ये क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अक्स के सभी मान के लिए 0 से बड़ा होगा, यानी अक्स के सभी मान के लिए 0 से बड़ा होगा जब, कब बड़ा होगा, जब b² माइनस 4ac का मान क्या हो, लेस देन 0 हो। अक्स के सभी मान के लिए ये k का मान है वो 0 से बड़ा होगा, कब होगा, जब b² माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 हो। यानी ये अक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे बता सकते हैं हम। b² माइनस 4ac का मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो b का मान यहाँ पे -6 है, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4, ऐसा कैसा रहेगा, a का मान k है और c का मान कितना है 3, लेस देन 0। यानी यहाँ से थोड़ा सरल करके लिखेंगे तो मान कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 36 माइनस 12k लेस देन 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 12 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 3 माइनस k लेस देन 0, यानी k का मान आएगा वो ग्रेटर देन कितना होगा, 3 होगा। हमें यहाँ पे k का अंतराल बताना था, तो देखो अंतराल बताना है, तो अंतराल बताना है तो यहाँ पे 3 से बड़ा मान, यानी 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी, 7 भी, हम बता नहीं सकते कहाँ तक हो सकता है। तो यहाँ पे कहाँ तक हो सकता है, इन्फिनिटी तक मान हो सकता है। तो ओपन इंटरवल में आएगा, क्योंकि 3 यहाँ पे शामिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लेस ग्रेटर देन का ही मान है, इक्वल नहीं है। तो ओपन इंटरवल में क्या लिखेंगे, 3 k का मान 3 से लेकर अनंत तक कहीं पर भी हो सकता है, इनके बीच में कहीं पर भी k का मान हो सकता है। लेकिन वो क्या कंडीशन है कि 3 से बड़ा होना चाहिए, ये 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए और अनंत तक हो सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा, k का अंतराल होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन हैं वो एक दिष्ट वर्धमान फलन या निरंतर हासमान या अवर्धमान अहासमान फलन से पूछे जाते हैं। और इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे वो टीजीटी की एग्ज़ाम हो चाहे पीजीटी की एग्ज़ाम हो। तो इस टॉपिक को प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। फलन दे रखा है एफ एक्स इक्वल लोग 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x वर्धमान होगा, यानी ये कब वर्धमान होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें एफ डे एक्स निकालना होगा, यानी इसका क्या करना होगा, हमें अवकलन करना होगा। एफ एक्स इक्वल लोग 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x, ये हो जाएगा एफ डे एक्स इक्वल लोग x का करेंगे अवकलन तो वो हो जाएगा 1 + x माइनस इसमें u/v वाला फॉर्मूला लगा के करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर। 2x का करेंगे तो ये ऐसा कैसा रहेगा 2, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये ऐसा कैसा रहेगा 2 + x माइनस 2x ऐसा कैसा रहेगा, इसका करेंगे 2 + x का तो इसका हो जाएगा 1, यानी यहाँ से सरल करेंगे तो एफ डे एक्स इक्वल हो जाएगा 1 + x माइनस ये हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर। इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 + 2x माइनस 2x, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4। एफ डे एक्स इक्वल 1 + x
माइनस 4/2 प्लस x का होल स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा लघुत्तम लेके सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे 2 प्लस x का होल स्क्वायर रहेगा, इसको मैं खोल कर लिखूँ तो ये हो जाएगा 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x, और ये कितना हो जाएगा -4 और माइनस का 4x, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा f डेस x का मान कितना आएगा, वो आएगा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x और एक आएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखो हमें यहाँ पे बता रखा है निरंतर वर्धमान है, निरंतर नहीं लिख रखा लेकिन वर्धमान लिख रखा है, तो हम निरंतर वर्धमान मानेंगे, यानी निरंतर वर्धमान होगा। कब होगा, जब f डेस x का मान क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। ये मान ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन 0, यानी f डेस x ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x क्या हो, 0 से बड़ा हो। अतः f(x) का जो अंतराल होगा वो अभी मैंने बताया था क्या होगा, अंतराल होगा, क्योंकि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा अगर अंतराल हो तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे, ओपन इंटरवल, यानी f(x) का मान है वो 0 से लेकर अनंत तक हो सकता है, यानी 0 से लेकर कहाँ तक होगा, अनंत तक होगा में, यानी अगर इनके बीच में कोई भी मान आ रहा है x का, तो उस मान के लिए ये जो फंक्शन दे रखा है हमें वो क्या होगा, वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। और यही हमें पूछा था कि किस अंतराल के लिए वर्धमान होगा, तो ये 0 से लेकर अगर अनंत के बीच में कोई भी x का मान आ रहा है तो उस मान के लिए ये जो फंक्शन है हमारा वो क्या होगा, वर्धमान फंक्शन होगा। इस टाइप से हमने मोनोटोनिक फंक्शन के टाइप्स थे उनके बारे में पढ़ा। इससे टीजीटी और पीजीटी मैथ एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, तो टॉपिक को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, ताकि आप इन क्वेश्चन को कम से कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी होगी वो भी कैलकुलस का ही टॉपिक होगा। अभी हमने मोनोटोनिक फंक्शन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैतिक मैथ क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली क्लास के PDF के नोट्स मिलेंगे, नोट्स के रूप में PDF मिल जाएगी आपको। वहाँ से आप खुद के नोट्स बना सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं या फिर अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। आपका जब भी मन करे आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।